तो स्पर्म की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 3 मिलीमीटर तक की स्पीड से वो जा सके। तो देखो, सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, वो कैपेसिटेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो वेजाइना का सिक्रीशन है वो उसके ऊपर की कोलेस्ट्रॉल की लेयर को डिसॉल्व कर देगा, कोलेस्ट्रॉल की लेयर को डिसॉल्व कर देगा, जिससे इसका वजन हल्का हो जाएगा। और कैल्शियम आयन जो होता है सीमन में, वो भी हेल्प करेगा। कैल्शियम आयन जो होता है स्पर्म की स्पीड को तेज करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ा देता है। तो कैल्शियम आयन इज वेरी नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेशन का मतलब स्पर्म आया और वो यहाँ तक पहुँच गया। फिर क्या होगा? स्पर्म आएगा, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका एक्रोसोम रप्चर हो जाएगा। रप्चर होगा तो यहाँ से जितने भी एंजाइम है वो सब रिलीज होंगे, और वो एंजाइम एक एक करके इसकी लेयर तोड़ेंगे। कौन से एंजाइम बताए थे मैंने? तो सुनो, एक बताया था मैंने स्पर्म लाइसिन, बता रहा हूँ। स्पर्म लाइसिन कहाँ से रिलीज हो रहा था? तो आप बताओगे स्पर्म लाइसिन रिलीज फ्रॉम एक्रोसोम। ठीक, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, देखो एक का नाम क्या था? हाइल्यूरोनिडेज, वो हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा। फिर क्या बताया था? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो अब ये एंजाइम क्या करेगा? क्या करेगा? तो आप बताओगे कोरोना रेडिटा को ब्रेक करेगा। फिर कौन आएगा? एक्रोसिन कह दो या फिर जोनालाइसिन कह दो। ये किसको तोड़ेगा? जोना पैलेसिटा को, और डायरेक्ट सेकेंडरी ल्यूसाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक, फिर से देखो, जो एक्रोसोम है वो रप्चर होगा, अपने एंजाइम रिलीज करेगा, तीनों लेयर खत्म। हाइल्यूरोनिक एसिड कौन खत्म करेगा? हाइल्यूरोनिडेज। कोरोना रेडिटा को कौन खत्म करेगा? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। जोना पैलेसिटा को कौन तोड़ेगा? एक्रोसिन यानी कि जोनालाइसिन। लेकिन ध्यान रहे, जोनालाइसिन केवल एक प्लेस से टूटती है, स्पर्म अंदर आता है और ये लेयर इमीडिएटली रिपेयर हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या हुआ? जोना पैलेसिटा एक प्लेस से टूटी और इमीडिएटली, एक प्लेस से टूटी और इमीडिएटली रिपेयर भी हो गई। जैसी स्पर्म अंदर आ गया, भाई यहां से टूटी, स्पर्म अंदर आया और ये दोबारा रिपेयर हो गई। और साथ ही साथ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हो गए इस पेरीविटलाइन स्पेस में, और जैसी पेरीविटलाइन स्पेस में ग्रेन्यूल रिलीज हुए, ये जोना पैलेसिटा बहुत हार्ड हो गई, जिससे कि और कोई स्पर्म ना आ सके। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्रोसोम के रप्चर होने से एंजाइम रिलीज हुआ, उसकी वजह से ये लेयर डैमेज हुई या ब्रेक डाउन हुआ या डीजनरेशन हुआ। प्रोसेस का नाम एक्रोसोमल रिएक्शन। फिर से सुन लो, एक्रोसोम रप्चर हुआ, एंजाइम रिलीज हुए, तीनों लेयर रप्चर हो गई इनकी वजह से, प्रोसेस का नाम एक्रोसोमल रिएक्शन। फिर जोना पैलेसिटा रिपेयर हो गई थी, यहां तक आपको पता है। अब आगे सुनो, कॉर्टिकल रिएक्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हुए इनटू द पेरीविटलाइन स्पेस, उससे क्या हुआ? जोना पैलेसिटा हार्ड हो गई। क्या हुआ? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज हुए कहां पर? पेरीविटलाइन स्पेस में। उससे क्या हुआ? जोना पैलेसिटा हार्ड हो गई, जिससे कि और कोई स्पर्म अब अंदर ना आ सके। ठीक, तो इस प्रोसेस का नाम है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो आपसे पूछेंगे कि कॉर्टिकल रिएक्शन का रोल क्या है, तो आप बताओगे कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से हम जोना पैलेसिटा को हार्ड कर देते हैं, उसकी वजह से किसी और स्पर्म के आने को रोक सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्पर्म आ गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीस्पर्मी। एक से ज़्यादा अगर स्पर्म आ गए फ्यूज करने के लिए, तो मतलब फ्यूज करते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो कॉर्टिकल रिएक्शन का रोल है टू प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मी। एक्रोसोमल रिएक्शन का रोल क्या है? एक्रोसोमल रिएक्शन का रोल है रप्चर द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट अराउंड द सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करना,
और स्पर्म की एंट्री करवाना। कॉर्टिकल का क्या काम है, वो जब स्पर्म एंटर कर जाए उसके बाद कोई और स्पर्म ना आ जाए, दैट मीन प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मी। समझ में आ गया। अब देखो क्या है, अब क्या होगा, स्पर्म और ये सेकेंडरी oocyte जो है, स्पर्म के पेनिट्रेशन की वजह से सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवम में। अब स्पर्म और ओवम की सेल का फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओवम की सेल का फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन को क्या बोलेंगे, इस फ्यूजन को हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। स्पर्म और ओवम की सेल्स का फ्यूजन होगा, मतलब पहले उसके सेल के अंदर क्या फ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म। भाई एक सेल ये एक सेल ये, इन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो नाम हो जाएगा प्लाज्मोगेमी। फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, प्रोसेस का नाम कैरियोगेमी। और फिर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी मिक्सिंग हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे एम्फीमेक्सिस। फिर से समझो, स्पर्म आ गया, ओवम बन गया, स्पर्म ओवम की सेल्स फ्यूज करेंगी, मतलब पहले क्या फ्यूज करेगा, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो प्लाज्मोगेमी। फिर उसमें जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा, कैरियोगेमी। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनकी जब मिक्सिंग हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, एम्फीमेक्सिस। समझ में आ गया। तो आज हमने समझा कॉपुलेशन क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस है जिससे सीमन को फीमेल की बॉडी में पहुंचाते हैं। मेल के पेनिस से सीमन रिलीज होगा, इजैकुलेशन। वेजाइना में एंटर करेगा, इंसेमिनेशन। कैपेसिटेशन, ये स्पर्म की कैपेबिलिटी है जिससे ये यहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ मिलेगा, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, ये क्वेश्चन आता है। फिर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कैसे होगा, पहले एक्रोसोम रप्चर होगा, ये तीनों लेयर डैमेज होंगी, एक्रोसोमल रिएक्शन। जब स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा तो जोना पेलिसिडा हार्ड हो जाएगी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की वजह से, जिससे पॉलीस्पर्मी ना हो। तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, तो आप बताओगे, बोलेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। एंड आफ्टर कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा स्पर्म ओवम का। फिर न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, कैरियोगेमी, यानी उनके क्रोमोसोम की मिक्स हो जाएगी, इसे बोलेंगे एम्फीमेक्सिस। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।